मैं एक बहुत गरीब लड़की थी। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पिताजी का भी देहांत हो चुका था। हमारा कोई भाई भी नहीं था। मेरी बहनें भी अब जवान हो चुकी थीं। अब उनकी शादी के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। उनकी ससुराल वालों ने माँ से कहा था, अगर हमने उन्हें दहेज नहीं दिया तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ 3 लड़कों ने मुझे अपने साथ एक रात बिताने के मुँहमांगी रकम देने की ऑफ़र की। मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। जब तीनों लड़कों ने मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा ली तो उनका चौथा दोस्त भी आ गया। मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हालात इंसान को कोई भी कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी भी सोचा नहीं होता। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा की ख्वाहिश इंसान को ख़त्म कर देती है, और मैं भी कभी न पूरी होने वाली ख्वाहिश के रास्ते पर निकल चुकी थी। मैं रात 1 बजे से छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी, और एक के बाद एक दूसरे लड़के ने भी मेरे शरीर को नोच डाला था। मैं बहुत ज़्यादा दर्द में थी, लेकिन ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा था मेरी मर्ज़ी से हो रहा था। मुझे अपने कपड़ों का भी होश नहीं था, और ना ही अपने शरीर में होने वाले दर्द का। उन लड़कों ने मेरी हालत ऐसी कर दी थी कि मेरा सारा शरीर ज़ख्मी हो गया था। ये सोचकर मेरी आत्मा कांप रही थी कि अभी और 2 लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करेंगे और मुझे उन्हें भी पूरा समय देना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। मैं ये सब कुछ पैसों के बदले कर रही थी, इसीलिए अब इन सब से पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों के सपने मुझे इस जगह तक ले आए थे, जहां मैंने एक ही रात में 3 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे ये फ़ैसला लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। वो सब लड़के सेहतमंद, तंदुरुस्त और नौजवान थे। उनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे बिस्तर पर आने वाले लड़कों ने कुछ ही समय में मुझे पूरे तरीके से अपने काबू में कर लिया था। ये पहली बार था जो मैं किसी मर्द के साथ संबंध बना रही थी। दूसरे लड़के के निकलते के साथ ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर आ गया। उसे देखकर मेरी जान हलक में अटक गई, क्योंकि अब मैं थोड़ा समय चाहती थी। लेकिन वो मुझसे कहने लगा, हमारे पास इतना समय नहीं है, बाहर उसके और दोस्त भी इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसे मेरे ऊपर तरस नहीं आया और वो मेरे पास आ गया। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं बार बार उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो उतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरे हटाने से वो पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और चुपचाप बिस्तर पर पड़े उसके जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो मेरे शरीर के साथ अपनी प्यास बुझाता रहा, और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए। कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिलेगा तो वो मेरे साथ फिर से समय बिताएगा। उसके जाने के बाद मैंने अपने शरीर की तरफ देखा तो मैं खुद कांप गई थी। मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पर ज़ख्म न हो। दूसरे लड़के ने तो मेरे पूरे जिस्म को ज़ख्मी कर दिया था। मेरे पूरे शरीर पर उसके दांतों के निशान थे। तीसरे लड़के ने भी 1 घंटे तक मुझे अपनी हवस का शिकार बनाए रखा। इन लोगों को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आया, और आता भी क्यों। उन्होंने एक रात के बदले में मुझे मुँहमांगी रकम दी थी। वो तो मेरे शरीर के साथ खेलकर अपना पैसा वसूल कर रहे थे, और ये रात मेरी ज़िंदगी की काली रात बन गई थी। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट भी नहीं बदल सकती थी। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और जब इन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक और दोस्त भी आ रहा है, अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि मैं अपनी ज़ुबान से उनसे मना कर सकूं। जैसे ही वो चौथा लड़का मेरे कमरे में आया, जब वो मेरे बिस्तर पर मेरे पास आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं। इसकी वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम सरिता था। मेरी उम्र अभी सिर्फ 20 साल की थी। मैंने बीए पास कर रखा था, लेकिन आज के समय में बीए करने के बाद कुछ भी नहीं होता। लोग तो बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने हाथ में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं।
इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा मुझे उस समय हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी हुई थी जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी कौन दे सकता था, जिसके पास ना ही कोई तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे किसी भी हाल में नौकरी करनी थी, क्योंकि मेरे पिता के देहांत के बाद हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था और हम 4 बहनें बिन बियाही घर में मौजूद थे। मेरी बड़ी बहन ने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके बजाय मेरे कंधों पर थी। जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि हमारे लिए हमारे पिता कितनी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा कर लाते थे। मैं हमेशा अपने पिता से इस बात की शिकायत करती थी कि वो हमारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। मेरे शिकायत करने पर मेरे पिताजी के चेहरे का रंग उड़ जाता। फिर वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे कहते, सरिता तो फिक्र मत कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे तो दूर दूर तक वो समय नज़र नहीं आता था। और फिर एक दिन मेरे पिताजी का देहांत हो गया और जब हमारी सुबह को आँख खुली तो हमारे पिताजी हमारे बीच में मौजूद नहीं थे। तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे पिता हमारे लिए कितने ज़रूरी थे। जब तक वो हमारे सर पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी जैसी ज़रूरी चीज़ों से तो हम महरूम नहीं थे। पिता के देहांत के बाद कुछ दिन तक तो हमारे पड़ोसियों ने और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद कर दी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए। आज के दौर में भला कौन किसका पेट भर सकता है। मजबूर होकर मुझे ही नौकरी ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। तब मुझे समझ आया कि एक औरत के लिए बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। मैं जहाँ भी जाती उसके बाहर नौकरी की तलाश में लोगों की भीड़ लगी होती। मैंने सोचा कि मैं किसी स्कूल में टीचर की नौकरी कर लेती हूँ, लेकिन ये सुनकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई कि आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के बदले सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये ही मिल रहे थे। इतने पैसों में तो घर के बिल भी जमा नहीं हो पाते, और इसमें भी स्कूल की प्रिंसिपल मुझसे मेरा तजुर्बा पूछती तो मेरा मुंह खाली रह जाता। सड़कों की धूल छानने के बाद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। जब मेरी दोस्त को पता चला कि मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ तो उसने अपने भाई से बात करके एक रेस्टोरेंट में मुझे वेटर की नौकरी दिलवा दी। ये शहर के एक सुनसान इलाके में बना हुआ था। यहाँ पर हर समय सिर्फ मर्द ही आते थे। उन्होंने मुझे पहनने के लिए अपने रेस्टोरेंट की यूनिफॉर्म दे दी जो बहुत ज़्यादा टाइट थी और उस पर इस रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे अजीबोगरीब शर्तें रखी थी जो मुझे माननी ही थी। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के लिए चाहिए थी जिसके खूबसूरत से बाल उसके कंधों पर पड़े हों, अच्छा सा मेकअप करके हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में रखकर घर वापस आ गई। मैं अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि मुझे ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो कभी भी बिना किसी ज़रूरत के घर से निकलने की नौबत ही नहीं आई थी, और इस रेस्टोरेंट में इतने सारे मर्दों के बीच इतनी टाइट यूनिफॉर्म पहनकर खड़े होना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मगर पेट इंसान से सब कुछ करवा लेता है। मैं वहाँ से घर वापस आई तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी परेशान थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? तो मेरी माँ ने मुझे रोते हुए बताया कि बेटा, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारे घर की बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। गर्मियों के दिन थे और इन दिनों में बिना बिजली के रहना बहुत मुश्किल काम था। पिछले 2 महीने से हमने बिजली का बिल जमा नहीं किया था। शायद इसी वजह से वो हमारे घर की बिजली काट कर चले गए थे। मेरी माँ के आंसुओं ने मेरे फैसले को आसान कर दिया। मैंने अपनी माँ को गले लगाकर दिलासा दिया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही हमारा सहारा हो, तुम्हें ही अपनी बहनों की शादी भी करनी है। माँ ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी
और मैं सोच रही थी कि अब मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन जो भी हो मुझे ये फ़र्ज़ निभाना था। माँ ने मुझसे पूछा कि मुझे नौकरी कहाँ पर मिली है, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसीलिए मैंने माँ से कह दिया, एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का समय दोपहर लंच के बाद से रात 12 बजे तक है। ये बात मैंने अपनी माँ को बहुत ही मुश्किल से बताई थी। मेरी नौकरी का समय जानकर मेरी माँ मुझे हैरत से देखने लगी और मुझसे पूछने लगी कि ये कैसी कंपनी है जहाँ का समय दोपहर लंच के बाद से रात को 12 बजे तक है। मैंने अपनी माँ से झूठ कह दिया कि मल्टीनेशनल कंपनी है और यहाँ 24 घंटे काम होता है। इस समय हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि मेरी माँ ने मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं किए और मुझे दुआएं देने लगी। अगले दिन दोपहर 2 बजे ही मैं रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकल गई। मुझे नहीं पता था कि अब मेरी किस्मत मुझे यहाँ से कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपनी यूनिफॉर्म रेस्टोरेंट में जाकर ही चेंज की थी। मैनेजर ने मुझे रेस्टोरेंट के दरवाजे पर ही खड़ा कर दिया और कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए तुम गेट पर खड़े होकर सबको वेलकम करोगी। और साथ में मुझे डांटकर ये कह रहा था, ये कैसे मुंह बनाकर खड़ी हो, जाओ पहले मेकअप करके आओ। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ पर एक और लड़की काम करती थी जिसने मुझे अपना मेकअप दिया और मेरे रेड कलर की लिपस्टिक लगा दी और बहुत अच्छे तरीके से मेरा मेकअप किया। उसके बाद जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी सफ़ेद है, लेकिन इस लड़की के मेकअप करने के बाद तो मेरा रूप निखर गया था। मैं खुद को आईने में देख रही थी कि ये लड़की मुझसे कहने लगी, ये लोग लड़कियों की खूबसूरती देखकर ही उन्हें यहाँ पर काम पर रखते हैं, वरना काम करने वाले लोग तो दुनिया में हज़ारों मिल जाते हैं। मैं जानती थी कि ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मेरी खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का पहला दिन मुझे बहुत ही लंबा लग रहा था। मैं दोपहर 2 बजे से गेट पर खड़ी आने जाने वाले मर्दों और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ पर औरतें कम ही आती थीं और मर्द ज़्यादा आते थे। रात तक खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो चुका था और अब मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुँचना था। 1 बजे के करीब मैं अपने घर पहुँची तो मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो मेरे लिए जाग रही थी। माँ ने मेरे साथ बैठकर खाना खाया। फिर मैं बिस्तर पर लेट गई। मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी क्योंकि मेरे पिता मेरे बहुत ज़्यादा नखरे उठाया करते थे। फिर भी मैं उनसे कोई ना कोई शिकायत करती ही रहती, जो आज मुझे पता चला था कि वो कितनी मेहनत करके हम लोगों का पेट पाल रहे थे। मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। अगले दिन फिर मैं दोपहर के बाद अपने घर से निकल गई, लेकिन आज मैनेजर ने मुझे गेट पर खड़ा नहीं किया था बल्कि कस्टमर से ऑर्डर लेने का काम दिया था। ये काम मुझे थोड़ा आसान लगा, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कोई भी काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मैं जिस भी टेबल पर ऑर्डर लेने जाती वहाँ बैठे आदमी मुझे सर से पैर तक घूर कर देखते और फिर मुस्कुराते हुए बदले में मुझे भी मुस्कुराकर देखना पड़ता, क्योंकि ये शर्त भी मेरी नौकरी में ही थी। जानबूझकर ऑर्डर देने में टाइम लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते समय इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। ये रेस्टोरेंट हम जैसे वेटर की वजह से ही चल रहा था। अब मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द तो वेटर की वजह से ही आते हैं। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते 1 महीना हो गया था। 1 महीने में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब नज़रें, ऑर्डर देने के बहाने वेटर के करीब आना, गंदे अजीब अजीब और कमेंट करना। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी सैलरी से अलग टिप से बहुत सारे पैसे मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। मैंने उन पैसों को इकट्ठा करके बिजली का बिल जमा कर दिया। धीरे धीरे मैं यहाँ के माहौल की आदी होती जा रही थी। 3 लड़के रोज़ इस रेस्टोरेंट में आते और सबसे लास्ट वाले टेबल पर जाकर बैठ जाते। वो टेबल मेरे हिस्से में थी और रोज़ाना मैं ही उसके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वो तीनों लड़के 22-23 साल के नौजवान थे। वो मुझे बहुत घूर के ऊपर से नीचे तक देखते।
आज जब मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक लड़का पूछने लगा कि तुम यहाँ मजबूरी में नौकरी करती हो। मैंने उनसे हाँ कह दिया। उसमें से एक लड़के ने अपनी जेब से अपना कार्ड निकालकर मेरे हाथ में दे दिया और कहने लगा, तुम हमें एक शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, बिना सोचे समझे। मैंने उनसे वो कार्ड ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। ये देखकर वो मुस्कुराने लगे। इस दिन के बाद से अब ऐसा ही होने लगा। मैं उनका ऑर्डर लेने जाती तो उनमें से कोई भी लड़का मुझसे कुछ न कुछ सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली बात की वजह से हम लोगों के बीच में बेतकल्लुफ़ी हो गई थी। अब मुझे यहाँ नौकरी करते हुए दूसरा महीना भी गुजर गया था। माँ ने मुझे एक दिन बताया कि मेरी बड़ी बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर के खर्चे की जिम्मेदारी ही उठाई थी। बहनों की शादियों के बारे में तो मैंने अभी सोचा भी नहीं था। माँ ने मुझसे कहा कि जहाँ तुम काम करती हो वहाँ से कुछ लोन ले लो। तुम्हारी तो बहुत बड़ी कंपनी है, अगर हमें वहाँ से लोन मिल गया तो तुम्हारी बहनों की शादी हो जाएगी। मेरी बहन जिसकी उम्र दिन ब दिन बढ़ रही थी, माँ भी उनके लिए बहुत परेशान रहती थी। अब मैं अपनी माँ को कैसे बताती कि मैं एक रेस्टोरेंट में छोटी सी नौकरी कर रही थी। इतने पैसे मुझे कहाँ से मिलते। माँ ने जब मुझे ये कहा तो मैंने उनको किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे एक उम्मीद नज़र आई थी। माँ को पूरा विश्वास था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा, और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने तो मुझे बहुत बुरा फंसा दिया है। अगले दिन मैं जब अपनी नौकरी पर गई तो सारा दिन परेशान रही, और मेरे चेहरे की परेशानी मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने भी नोट कर ली। वो मुझसे कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बताया कि मेरी बड़ी बहन की शादी है और हमारे पास उनकी शादी के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से शादी कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वो ठीक ही तो कह रही थी। इतनी धूमधाम से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। घर आकर मैंने अपनी माँ को यही मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन की शादी कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, किसी को हमारे घर की हालात के बारे में कुछ पता नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट हमारे हाथ में थमा दी है, और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाएंगे। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर माँ मुझसे नाराज़ हो गई और कहने लगी, भगवान की कृपा से तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है, तो तू उसमें भी ऐब निकाल रही है। अगर आज तेरा पिता जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नतें ना करनी पड़ती। वो खुद ही अपनी बेटी के लिए जैसे तैसे पैसे इकट्ठे कर लेता। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया था। वो ठीक ही तो कह रही थी कि अगर हमारे पिताजी जिंदा होते तो वो किसी भी तरह हमारे लिए पैसे जमा कर लेते। मैंने अपनी माँ को गले लगाया और उनसे वादा किया कि मैं जल्दी ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं इस समय खुद नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। पिता का साया औलाद के लिए बहुत बड़ा उपकार होता है। वो अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को ज़िंदगी के साथ सुख देता है, और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। अब मैं हर समय परेशानी में रहती थी और पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ, यही सोचती रहती थी। मैंने उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिस नज़रों से उसने मुझे देखा था, मैं खुद भी ज़मीन में गिर गई। एक वो लड़के अब भी रोज़ाना रेस्टोरेंट में आते थे। आज मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक ने कहा कि क्या बात है, आज तो आपके चेहरे का रंग उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बार बार मुझसे पूछने लगा कि मुझे क्या परेशानी है, मैं उसे बता दूं। हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। न चाहते हुए भी मैंने उसे अपनी पूरी बात बता दी, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे ही दोस्त की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयां कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो। मैंने तुम्हें अपना कार्ड इसीलिए दिया था
कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं हैरत से उनके चेहरे को देखने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो तीनों अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं। लड़कों ने मुझसे पैसे देने की हामी भर ली। मैं हैरत से आंखें फाड़कर उनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगे, हमें तुम्हें पैसे देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके लिए कुछ काम आना होगा। इनकी बात सुनकर मैं डर गई थी। इन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था? ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फ़ौरन ही घबराकर उनसे कहा कि मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंसकर कहने लगे कि हमने तुम्हारे आगे एक शर्त रखी है, अब तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आज के समय में इतनी बड़ी रकम तुम्हें कोई भी नहीं देगा, चाहे वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत को नीलाम करके उनसे पैसे लेना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने उनसे साफ साफ मना कर दिया। मैं अपने हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब घर लौट कर गई तो मेरी माँ और बहनें मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरी दीदी के ससुराल वालों ने शादी 1 महीने बाद करने की तारीख तय की है और मेरी बड़ी दीदी के साथ साथ मेरी छोटी बहन के लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं सोच रही हूँ इसकी बात भी पक्की कर दूँ। इसी तरह एक खर्चे में 2 शादियाँ हो जाएंगी। छोटी बहन के रिश्ते की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वही 1 महीने का समय सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका था और माँ मुझ पर उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी को देखा। उनके चेहरे पर मुझे खुशी नज़र आ रही थी। मैं अपनी दीदी के ससुराल वालों से भी मिली थी। वो लोग सच में बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बग़ैर दहेज के दुल्हन कौन लेकर जाता है, वो भी समाज के ही लोग थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा ऐसे ही देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर मेरे घर वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये खुशी मेरी इज्जत के बदले उन्हें मिलने वाली है। अगले दिन मैंने उन तीनों लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे तुम ज़रूर मान जाओगी। उन चारों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बताया कि साल के आखिर की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, मुझे एक पूरी रात कंपनी में ही रुकना पड़ेगा। कंपनी ने मेरा लोन पास कर लिया है, इसलिए मुझे भी अब उनकी बात माननी पड़ेगी। लोन पास होने की बात सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैंने रेस्टोरेंट से छुट्टी ले ली। उसके बाद मैं इन लड़कों के साथ चली गई। इन लड़कों ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब चौथा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरा पूरा बिस्तर खून से भरा हुआ था और मैं अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने फ़ौरन ही मुझे अपने हाथों में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से हॉस्पिटल में ले गया। इस हॉस्पिटल में शायद उसका कोई जानने वाला डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन मेरा ज़ख्मी शरीर मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का जो उन लोगों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। उसे मुझ पर रहम आ गया, वरना शायद मैं इसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। इस लड़के ने हॉस्पिटल का सारा खर्चा खुद उठाया और उसके दोस्तों ने मुझे पैसे दे दिए थे। वो चारों बहुत अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे। अगर वो चाहते तो बग़ैर मेरी इज्जत लूटे भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे छुट्टी दे दी और वो पूरी रकम भी मेरे हाथ में आ गई थी। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। इस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी करूँगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी थी। अब मैं इस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस समय में बग़ैर किसी मतलब के मदद करने बैठे लोग बहुत कम हैं, बल्कि ना के बराबर ही हैं। नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वो बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती हैं, फिर वो तंग कपड़े पहन रही हों या फिर किसी रेस्टोरेंट के गेट पर ही क्यों ना खड़ी हों।
अगर वो ऐसे कपड़े पहन रही है तो उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवारा या बदचलन है। औरतों को सम्मान दें, उनकी इज्जत करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।